Hello everyone, this is Pratik. How are you all? I hope you're doing great. Welcome to VCA और हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. आई होप आपने फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से किया होगा. उसी का एक एक्सटेंशन वर्जन हम लोग अभी कर रहे हैं जिसका नाम है HO थेरी. ठीक है. अच्छा, थेरी के बारे में जानने से पहले ना आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड के पीछे रीजंस क्या होते हैं. कंट्री अपना प्रोडक्शन किया हुआ मटेरियल दूसरों को क्यों बेचती है या दूसरी कंट्री वो जो अपने प्रोडक्शन में बहुत माहिर है वो यहाँ पर क्यों बेचते हैं. देखो, पूरा एचओ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी के बेस पे है. एचओ थ्योरी लाने के पीछे ये दो बड़े बड़े हस्तियों का बहुत बड़ा योगदान है. सबसे पहले अपने प्रोफेसर साहब ई हेक्शर एंड सेकेंड बेटल ओलिन. ठीक है. इन्होंने अपनी थ्योरी 1990 में लॉन्च करी थी, ऐसा हम कह सकते हैं, और इन्होंने थोड़ी सी उसके अंदर अपग्रेडेशन लाई 1933 के अंदर. इसीलिए इस थ्योरी के पीछे जो लॉजिक है, बेसिक्स है, इनके जो कारण है ये दो व्यक्ति हैं, इनके वजह से ये थ्योरी डेवलप हो पाई. इसीलिए इस थ्योरी का नाम, दोनों का नाम मिक्स करके रखा गया है, जिसको बोलते हैं हेक्शर हॉलिन थ्योरी. बिकॉज इस थ्योरी के लिए इन दोनों का वरदान, इन्हों का क्या बोल सकते हैं इसको, इन्होंने ये चीज़ें डोनेट करी हुई है हमें. और बढ़िया है भाई. मैंने प्रीवियस सेशन के एंड में बताया था ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है. चलो आओ पढ़ते हैं. ये थ्योरी पढ़ते समय आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई कंट्री मिक्स इंटरनेशनल ट्रेड. कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है. तो ये थ्योरी के बाद हमें समझेगा कि यस, ये रीजन है जिसके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, या कहने के हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए इसका बेस, ये थ्योरी जो बेस बनाया है वो बनना बहुत जरूरी है. ठीक है. चलो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी के पीछे. अच्छा, एक बात और बता दूं कि पिछले चैप्टर में हमने जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की रिकार्डियन थ्योरी हमने पढ़ी थी, रिकार्डियन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हमने करा था, उसमें हमने क्या देखा था. उसमें हमने देखा था कि एब्सोल्यूट मत देखो, मत देखो. कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट कहां पर होता है उसको देखो, कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट कहां पर उसको देखो. तो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, तब जाके एचओ का निर्माण हुआ, और इसीलिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा क्या हुई, फेमस हो गई. ठीक है. चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है. द ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमने पहले देखी थी, इंड्यूस द स्वेडिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर ई हेक्शो टू डेवलप एन अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी. ठीक है. तो ये दोनों के चेहरे एक बार देख लो, बहुत ही ज्यादा उच्च विचारों के चेहरे हैं ये दोनों भी, और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लिखे हैं इन दोनों ने. ठीक है. ठीक है. आप भी ऐसा कुछ पढ़ो ताकि आपका भी फोटो यहाँ पर आ जाए, और फिर बीसीए आपके नाम पे ये वीडियो बनाए कि भाई इसने था, यही था, वो यही है, पहचाने इसको, यही है तो स्मार्ट बंदा जिसने ये थ्योरी बनाई है. ऐसा कुछ लाइफ में ड्रीम रखना. ठीक है. चलो, जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच क्या होता है भाई, ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड किसी एक चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था. जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच, पार्शियल अप्रोच, ऐसा कुछ अगर याद आ रहा रहेगा तो. बेसिकली होता क्या है, मार्केट में ना चीजें एक दूसरे पे डिपेंड होती है. मार्केट के अंदर चीजें एक दूसरे पे डिपेंड होती है. डिमांड सप्लाई का जो स्पाइरल है वो डिपेंड होता है एक दूसरे पे. ठीक है. तो हमने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा चार्ट बनाया है. आइए पढ़ते हैं. ये बार बार क्यों गिर रहा है, इसको भी लेक्चर ज्यादा पसंद आ रहा है, बहुत उछल रहा है. ठीक है. चलो, क्या बोला है, प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड बाय. प्राइजेस हमने 11-12 में पढ़ा हुआ है, पिछले बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि प्राइजेस कैसी बनती है. प्राइजेस डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट को मिक्स होने के, जैसे इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, वहां पर बनती है. राइट. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कैसे डिटरमाइन होता है. बेसिकली कितने प्रकार के फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी. ये 5 प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हमारे किसी भी गुड्स का क्या होता है, निर्माण होता है. ठीक है. चलो, कमोडिटी प्राइस कैसे डिटरमाइंड होती है, डिमांड एंड सप्लाई से. वो दोनों के जो कर्व हम लोग ने बचपन में निकाले थे, ये और ये जो बीच में बनता है वो हमारी प्राइस बन जाती है. बरोबर, ये हमने बनाया था बहुत पहले. सो कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण बनती है. डिमांड किस पे डिपेंड होता है, डिमांड दो चीजों पे डिपेंड होता है. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिमांड दो चीजों पे डिपेंड होता है. कैसे सर, दो चीजों पे. सिंपल सा ध्यान देना, यहां पर मान लो मुझे ये मार्कर खरीदना है, ये मार्कर दिख रहा है,
ध्यान से सुनना। मैं मान लो 1 महीने का, अजम्पशन है, एग्जाम्पल है, इसको कोई भी व्यक्ति सीरियसली ना ले। मैं 1 महीने का, अगर जाने दो, 1 महीने का 5,000 रुपीज कमाता हूं, ठीक है। मैं दुकान में गया, दुकान में जाके अंकल को बोला, अंकल अंकल मुझे ना एक मार्कर चाहिए, मुझे आप कितने में दोगे? तो अंकल कहते हैं कि बेटा ये मार्कर है ना, मैं आपको 500 रुपये में दूंगा, 500 रुपये में। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैंने कहा सर 500 रुपया मतलब ये ज़्यादा हो गया सर, ये मतलब मैं परवड़ेगा नहीं मेरे को, ठीक है। तो मैंने नहीं लिया। मेरी इनकम कितनी? 5,000। वो प्रोडक्ट कितने का? 500 का। अभी आप मार्कर 25-30 का आता है, बट मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो। तो मैंने मांगा क्या उससे, मेरे को दे करोगे? नहीं, मतलब डिमांड हुआ क्या? नहीं। डिमांड कब होता है? जब एक्चुअली आप ट्रांजैक्शन करते हो तब डिमांड होता है, ये सर नो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मेरा सैलरी है ना महीने का 50,000 हो गया, तो मुझे वो 500 का प्रोडक्ट परवड़ने जैसा है कि नहीं है, मैं उसको बाय करने की कैपेसिटी रखता हूं या नहीं रखता? ऑफ कोर्स रखता हूं। तो मैं वो 500 का प्रोडक्ट खरीद लूंगा, तब हो गया डिमांड। तो डिमांड होने के लिए ना 2 चीजें बहुत जरूरी होती है, एक तो प्रोडक्ट की प्राइस, एंड सेकेंड जो प्रोडक्ट खरीद रहा है ना उसकी इनकम। अगर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा कम है, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा कम है एंड आपकी इनकम एवरेज है, तो आप खरीद लोगे। प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है और आपकी इनकम एवरेज है, फिर आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? मतलब डिमांड होने के लिए, और मान लो आपकी इनकम भी ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस है ना अननेसेसरी मार्केट में बहुत बढ़ी हुई है। जैसे कोविड के टाइम पे वो इंजेक्शन बहुत महंगे आते थे, 4-5 हजार के इंजेक्शन आते जिसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 200-400 रुपए भी नहीं थी। समझ रहे हो? वो तो एक एग्जाम्पल ऐसा हो गया मेडिकल का। लेकिन मान में कोई ऐसा ऐसा कोई बड़ा चीज मार्केट में लॉन्च हुआ है जो अननेसेसरी उसकी प्राइस बहुत बढ़ा के रखी है, भले आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आप खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे, उसकी वर्थ नहीं है उतनी। मान के समझ समझ से चल रहे हो? अभी जैसे आईफोन, आईफोन अगर 1 लाख का 1 लाख का अगर हो गया ना, या 1 लाख में लॉन्च किया है कोई भी नया आईफोन, तो पब्लिक ले सकता है। लेकिन वही अगर रेडमी का फोन 1 लाख में लॉन्च हुआ तो मैं ये कह रहा हूं कि डिमांड होने के लिए ना प्राइस एंड कंज्यूमर की इनकम दोनों मैटर करती है। प्राइस भले कम हो और आपके पास 1 भी रुपया ना हो, तो आप खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। मान के चल रहे हो वैसा। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या बताने की कोशिश करी है कि जो डिमांड होता है वो प्राइस एंड कंज्यूमर इनकम पे डिपेंड होता है, बराबर है। बट ये प्राइस किस पे डिपेंड होती है? अभी 2 फैक्टर हो गए, प्राइस एंड कंज्यूमर इनकम। तो ये प्राइस किस पे डिपेंड होती है? तो प्राइस जो बनती है ना प्रोडक्शन की, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड होती है। किस पे होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मान लो मान लो ना ये कार है, दिख रही कार? हम्म। इसके टायर जो है ना, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ मालिक, ठीक है। इसके टायर है ना 40,000 के, ठीक है। ये गाड़ी का जो ऊपर का जो भी कवर है वो 60,000 का है, और गाड़ी का जो इंजन है ना, इंजन मान लो ये इंजन है, गाड़ी का जो इंजन है वो 1 लाख का है। दिख रहा है सबको? हाँ। ये हो गया मेरा मटेरियल। टोटल मटेरियल कितना हो गया मेरा? 1 लाख। समझ रहा है? अभी ये गाड़ी बनाने के लिए और क्या चाहिए? फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री किस पे होगी? लैंड पे होगी। उसका एक कॉस्ट होगा, फॉर एग्जांपल अभी फिक्स कॉस्ट होता है इसका, रेंट बोले तो, ठीक है। बट मैं अभी उस कॉस्टिंग में नहीं जा रहा डिटेल में, बट मोटा मोटी समझा रहा हूँ कि कॉस्ट कैसे बनेगी। रॉ मटेरियल होगा, लैंड होगा, इसको बनाने के लिए लेबर लगेंगे, अरे यस और नो, फिर टेक्नोलॉजी लगेगी, और जो ये बना रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है वो भी प्रॉफिट का हिस्सा तो लेगा अपना, अरे यस और नो। तो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट सब मिला के जो भी प्राइस बनेगी उसको क्या बोलेंगे अपन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसको क्या बोलेंगे अपन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे होंगे, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाड़ी बनाने वाला जो लेबर है मेरे को बोलता है, साहब साहब मैं ना गाड़ी बनाने के लिए ना 10,000 चार्ज करूंगा महीने का। मैंने कहा ठीक है। अगले महीने पता नहीं क्या हो गया, घर पे झगड़ा हो गया उसके अपनी पार्टनर के साथ, और बोलते हैं नहीं नहीं साहब मेरे को 10,000 में परवड़ता है नहीं, मुझे 12,000 रुपये चाहिए। सो 2,000 मेरी कॉस्ट, मैं गाड़ी बना रहा हूँ,
वो लेबर को मैंने अपॉइंट किया है, तो लेबर कॉस्ट मेरी 2000 से बढ़ गई, बट ऑब्वियस वो तो 2000 जो बढ़ी है मैं वो किससे वसूल करूंगा, मैं वो कस्टमर से वसूल करूंगा। अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, महंगा हो गया। तो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन महंगे होते हैं ना, जितने फैक्टर प्रोडक्शन महंगे होते हैं उतना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है, उसकी टोटल करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगा। अरे यस और नो, अभी ध्यान देना। ये हो गया मैंने बताया प्राइस का। अभी कंज्यूमर की इनकम कैसे बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम कैसे बढ़ती है। अभी यही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देने वाले लोग हैं ना, ये रॉ मटेरियल जिसने दिया, ये लैंड जिसने दिया, ये लेबर है, ये टेक्नोलॉजी जो चला रहा है बंदा, ये जो एंटरप्रेन्योर है, यही तो आपके कंज्यूमर है, यही तो कंज्यूमर है आपके, है ना। और यही तो लोग हैं जो ये फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो हमने ना नेशनल इनकम के अंदर एक सर्कल वाली डायग्राम देखी थी इनकम फ्लो की। तो वहां पे हमने ये समझा था कि जिससे हम लोग ये फैक्टर प्रोडक्शन ले रहे हैं उन्हीं को ये गुड्स बेच रहे हैं, तो ये साइकिल है ना, चलता रहता है। तो इसके लिए इसको कनेक्शन यहाँ पे बताया कि ये साइकिल चलता रहता है। समझा? पक्का? तो ये मैंने मैंने बस यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी कि जो डिमांड एंड सप्लाई होता है ना वो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होता है। डिमांड एंड सप्लाई म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है। समझा? पक्का? अरे यस और नो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये सब बताने के पीछे क्या लॉजिक था, मतलब क्या बताना चाहता है अभी समझेगा। ये सब बताने के पीछे लॉजिक क्या है समझेगा। चलो मैं आपको ना यही एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटर वे से, ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सुन रहे हो? ठीक है, सुनो। एचओ थ्योरी का, एचओ थ्योरी का मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। एचओ थ्योरी कहती क्या है बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एचओ थ्योरी क्या करती है, बेसिकली क्या कहती है, आपके कंट्री के अंदर, देखो सबसे पहले अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो आपको ये चेक करना है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कौन सा इंटेंसिव है। फैक्टर इंटेंसिव मतलब क्या होता है सर, मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बात करूं, अगर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आपको लेबर ज्यादा लगते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आपको लेबर ज्यादा लगते हैं तो वो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव कहा जाएगा। लेबर इंटेंसिव क्या कहा जाएगा, लेबर इंटेंसिव। लेकिन उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर मशीनरी ज्यादा लग रही है, टेक्नोलॉजी ज्यादा लग रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल इंटेंसिव। क्या कहेंगे, कैपिटल इंटेंसिव। तो सबसे पहले आपको एज अ कंट्री या तो एज अ मैन्युफैक्चरर आपको यह समझना है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। कैसे समझेगा, अरे जिसको अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक टी शर्ट है, ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट बनाने के लिए एक अमाउंट ले रहा हूं मैं, दो कैपिटल लगता है, दो मशीनरी लगता है, लेकिन 10 लेबर लगते हैं। तो आपको दिख रहा है कि क्या ज्यादा लग रहा है टी शर्ट बनाने में, लेबर ज्यादा लग रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव है। लेकिन अगर उल्टा होता है, यहाँ पे 12 कर दूं मैं, 12 कैपिटल लग रहे हैं, मशीनरी लग रही है, टेक्नोलॉजी लग रही है, 10 लेबर लग रहे हैं, तो ये कैपिटल इंटेंसिव है। समझा? अभी ये एब्सोल्यूट अमाउंट ले रहा हूँ, आगे जाके बात करेंगे, मैं अभी बस बेस बना रहा हूँ आपकी थ्योरी का, एचओ थ्योरी का बेस बना रहा हूँ, बेस। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको कि आपका जो प्रोडक्ट है लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। अभी मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका प्रोडक्ट जो है ना वो लेबर इंटेंसिव है, आपका प्रोडक्ट क्या है, लेबर इंटेंसिव है। तो फिर सेकंड आपको चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आपका लेबर इंटेंसिव है
जो फैक्टर है, मतलब अब आपके पास चाहिए लेबर इंटेंसिव, मतलब आपको लेबर ज्यादा चाहिए, तो आपका लेबर की एबेंडेंसी कितनी है, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर एबेंडेंस। एबेंडेंसी मतलब अवेलेबल कितना है आपके कंट्री में, प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन करना है आपको, फैक्टर प्रोडक्शन लगेंगे, फैक्टर प्रोडक्शन में लेबर ज्यादा लग रहा है, तो लेबर की मात्रा, लेबर की क्वांटिटी आपके एरिया में, आपके कंट्री में अवेलेबल है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। पता चला आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो लेबर इंटेंसिव है, लेकिन उसको जितना रिक्वायर्ड है लेबर्स, उस प्रोडक्ट को जितना लेबर रिक्वायर्ड है, क्या उतना लेबर आपकी कंट्री में अवेलेबल है? अगर है तो बनाओ, नहीं है तो मत बनाओ। बात समझे क्या? जो चीज बनाने के लिए चाहिए अगर वही अवेलेबल नहीं है या बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, तो आप काय को बनाओगे? तो आप काय को बनाओगे? समझ रहे हो? लेकिन जो चीज बनाने के लिए चाहिए अगर आपके पास है तो आप बनाओगे। तो पहला तो चेक किया भाई इंटेंसिव क्या है, सेकेंड चेक किया कि जो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको लेबर या कैपिटल चाहिए क्या उसकी अवेलेबिलिटी है क्या आपके पास, फैक्टर अबेंडेंस है क्या। आंसर अगर यस आया, आंसर अगर यस आया तो तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि फैक्टर प्राइस कितनी है, फैक्टर प्राइस कितनी है। अगर बहुत महंगा है, अगर बहुत महंगा है तो हम नहीं बनाएंगे। जैसे ये मार्कर बनाने के लिए लेबर, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है, लेबर मार्केट में अवेलेबल है लेकिन लेबर बहुत महंगे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वो प्रोडक्ट को बनाएंगे ही नहीं। बेसिकली बेसिकली मैं पूरे एचओ थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बेसिकली अगर आपका प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव है, मैं ए और बी में से ऑप्शन ले रहा हूँ, मतलब लेबर इंटेंसिव है तो कैपिटल, तो मैं पूरा आंसर आपको पहले लेबर इंटेंसिव के हिसाब से बताता हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव है तो सेकेंड चेक करेंगे जो लेबर इंटेंसिव, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके लिए कितना लेबर चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में जो चाहिए उतने क्वांटिटी में अवेलेबल है क्या आपके कंट्री में। अगर आंसर इज यस, फिर चेक करेंगे कि उसका प्राइस रीजनेबल है क्या, वो कम प्राइस में है क्या। अगर ये तीनों का आंसर हाँ आया तो ही आप अपने कंट्री में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे एंड फिर एक्सपोर्ट करोगे। बोलो यस और नो, समझा गया? अरे पॉइंट समझा गया? पॉइंट में यही बताने की कोशिश कर रहा था कब से कि अगर आपको ये पता लगाना है एचओ थ्योरी के हिसाब से कि शुड वी डू द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो तीन क्वेश्चन आपको पूछने हैं। पहला, विच इंटेंसिव, आंसर आया लेबर इंटेंसिव। सेकेंड, लेबर इंटेंसिव अगर है तो क्या लेबर अबेंडेंट है, लेबर की मात्रा अवेलेबल है, आंसर ये आया, वाह क्या बड़ी बात है। फिर चेक करने का कि जो मात्रा अवेलेबल है क्या वो कम प्राइस में है। अगर ये दोनों पॉजिटिव आंसर आए तो भैया आपको प्रोडक्शन करना है और बाकी का एक्सपोर्ट करना है, मतलब वही प्रोडक्शन बना के एक्सपोर्ट करना है। अगर इन दिनों में से आंसर, दोनों में से आंसर अगर नहीं आया, लेबर अबेंडेंट नहीं है, तो आगे जाएंगे ही नहीं। सेकेंड बी में मान लो पता चल गया कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कैपिटल इंटेंसिव है, मान लो एग्जांपल कैपिटल इंटेंसिव, तो कैपिटल अवेलेबल है, आंसर इज नो, तो प्राइस के चक्कर में तो जाएंगे ही नहीं। मान लो सेकंड का आंसर हाँ आ गया कि भाई कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, तो फैक्टर प्राइस क्या है उसकी, क्या वो सस्ता है? अगर यस तो वेरी गुड बना लो, नहीं है तो भाई मत बनाओ। तो दिस इज अ ग्राउंड, दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर एचओ इन लोगों ने बात किया और इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अभी आओ इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्या चेक, चेक करना अच्छे से, क्या लिखिए आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है एज इट इज। इकोनॉमिक्स के अंदर आप खुद भी अपने मर्जी से नहीं लिख सकते, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हर एक डेफिनेशन जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है, इन्वर्टेड कॉमा में ई देखो, ये आप खुद के मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। चलो क्या लिखा है ध्यान से, मैंने जो भी कार्यक्रम आपको बताया वो सब बताया हुआ यहाँ पर देखो। अ नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी, नेशन क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी। कौन सी कमोडिटी, हुज production requires the intensive use of a nation relatively abundant factor, ऐसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रिलेटिवली अबेंडेंट है। बस समझो, क्या एक्सपोर्ट करेगा, जो इंटेंसिव है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, खत्म, बराबर। and import the commodity whose production requires the intensity of the nation relatively scarce and expensive factor,
और ऐसी कमोडिटी को इंपोर्ट करेगा जिसको बनाने के लिए जो फैक्टर चाहिए वो इंडिया में तो है ही नहीं, और ऊपर से अगर है तो बहुत महंगे हैं। ऐसे कमोडिटी को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। ये हो गया आपका एचओ थ्योरी खत्म। अरे समझा गया बिडू, बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो बस इल्लू पिल्लू टिल्लू है। समझा, अभी अजम्पशंस है मालिक, अजम्पशंस। अजम्पशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिकार्डियन थ्योरी में बता दिया था कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। बस वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी जो है अप्लाई करने का है। ठीक है, ओके, चलो पढ़े। अरे पढ़े क्या, ओके, पहला अजम्पशन क्या है भाई। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी बोलते हैं 2:2:2 थ्योरी, मतलब दो कमोडिटी, दो कंट्री, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और वहां पे रिकार्डियन में 2:2, दो कमोडिटी, दो कंट्री, खत्म, वैसा। सर आप है ना बहुत फास्ट बोलते हो, ठीक है, स्लो करके देखो, स्पीड स्लो करके देखो फिर। सर आप बहुत स्लो बोलते हो, फास्ट करके देखो। अपन ऐसे ही चाहिए, आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलो, जोक्स अपार्ट, देर आर टू कंट्रीज, देर आर टू कंट्रीज, each having two factor, each having two factor, labor and capital, and producing two commodities. समझा, ओके। तो मैंने वही बोला ना, 2:2:2, 2:2:2। ठीक है, नेक्स्ट, where is the sorry, where is the perfect competition in both commodity। अच्छा, ये वेयर नहीं है एक्चुअली, दैट इज इधर है, देयर इज परफेक्ट कमोडिटी, सॉरी परफेक्ट कंपटीशन। ये भी पॉइंट, ये जो अजम्पशन है वो हमने पहले भी किया था। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट्स, सेम सेम, होमोजीनियस प्रोडक्ट सब, ठीक है। ऑल प्रोडक्शन फंक्शंस आर होमोजीनियस, प्रोडक्शन फंक्शन भी होमोजीनियस है, बरोबर है। इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इनपुट आउटपुट रेशियो सेम है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ चाहिए तो। इनपुट आउटपुट रेशियो सेम है, ठीक है। देन फैक्टर, ये वो भी पॉइंट पढ़ा था हमने रिगार्डियन में, फैक्टर आर मोबाइल विद इन द कंट्री एंड ए मोबाइल बिटवीन द कंट्री। फैक्टर कंट्री के अंदर कहीं पर भी घूम सकता है, लेकिन बिटवीन द कंट्री में वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं घूम सकते, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में खाली कमोडिटी घूमेंगी आपकी, इंटरनेशनल ट्रेड में खाली कमोडिटी घूमेगी, फैक्टर नहीं घूमेगा। फैक्टर इमोबाइल है, बिटवीन द कंट्री, विद इन कंट्री परफेक्टली मोबाइल मालिक, कुछ दिक्कत नहीं। पांचवा पॉइंट, द टू कंट्रीज बिफोर इन फैक्टर सप्लाई, दो कंट्री फैक्टर सप्लाई। फिर इज कमोडिटी इन फोर्स इन फैक्टर इंटेंसिटी, ठीक है। हाँ, वही इंटेंसिटी आपको चेक करना है। फिर आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी डिफर्स बिटवीन कमोडिटी बट आर सेम इन बोथ कंट्रीज फॉर ईच कमोडिटी। कमोडिटी के बीच में फैक्टर इंटेंसिटी चेंज होगा, लेकिन कंट्री के अंदर फॉर एक्स एंड वाई सेम रहेगा, ठीक है। दैट इज इफ गुड एक्स, गुड्स मतलब गुड्स एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव, इट विल बी सो इन बोथ कंट्री। तो दोनों कंट्री में जो लेबर गुड्स एक्स है वो दोनों कंट्री में क्या देगा, लेबर इंटेंसिव ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक में लेबर इंटेंसिव एक में कैपिटल, तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा। हाउएवर गुड्स एक्स एंड वाई डिफर इन द फैक्टर इंटेंसिव इन द सेम कंट्री। तो इंटेंसिव वाइज चेंज हो सकता है, बट वो इंटेंसिव सेम रहेगा, मतलब अबेंडेंट वाइज सेम चेंज हो सकता है, बट समझा क्या। बट वो अगर एक्स लेबर इंटेंसिव है तो दूसरी कंट्री में वो लेबर इंटेंसिव ही रहेगा, समझा, ओके। नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर एग्जिस्ट इन बोथ इकोनॉमिक्स। ये भी हमने भी पढ़ा था पहले, पूरा इकोनॉमिक्स मतलब पूरी एम्प्लॉयमेंट है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होगी। यहाँ पे लिख देते, मतलब मार्क कर लेते, फुल एम्प्लॉयमेंट है। फिर ट्रेड फ्री, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। फालतू अजम्पशन से सारे के सारे जो रियलिटी में एप्लीकेबल नहीं होते, बट ये थ्योरी को अगर ये थ्योरी को अगर आप लोग अप्लाई करना है तो मान लो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको इसमें से 5-6 पॉइंट अजम्पशन के बेस पे लिखने, तगड़े तगड़े जो भी आपको याद रहेंगे वो।
ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। फैक्टर डिफरेंस बिटवीन द कमोडिटीज, कमोडिटी के बीच में एक्स इज अ लेबर, वाई इज अ कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, बट जो एक्स लेबर इंटेंसिव है एक कंट्री के अंदर, वही दूसरे कंट्री के अंदर भी वो सेम एक्स लेबर इंटेंसिव ही रहेगा। वो ऊपर नीचे मतलब अल्टी वल्टी हो गया ना, एक्स यहाँ पे लेबर तो वहाँ पे कैपिटल, तो सीन हो जाएगा। करेक्ट, ओके। ये अच्छे से मार्क कर लो, आपके पास है तो आपने लिखा है तो इससे अच्छे मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे। ओके चलो फिर, मैंने जो वो बताया था ना अभी 10 मिनट पहले, जो मैंने कौन से बताए थे, वो बस वो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग बस, बाकी बाकी तो ठीक है सर, ये फॉर्मेलिटीज है। ईच कमोडिटी डिफर्स इन अ फैक्टर इंटेंसिटी, तो हमने बताया कि भाई हर एक कमोडिटी जो है वो फैक्टर इंटेंसिटी अलग होगी, एक कैपिटल होगी तो एक लेबर होगी। ईच कंट्री डिफर्स इन अ फैक्टर एंडोनमेंट लीडिंग टू द डिफरेंट इन अ फैक्टर प्राइस। ऑफ कोर्स हर एक कंट्री में फैक्टर एंडोनमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा, एंड अबेंडेंट बोला मैंने, सॉरी, फैक्टर एंडोनमेंट होगा वो अलग अलग होगा, जिसकी वजह से फैक्टर प्राइसिंग क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये पहला पॉइंट है, फैक्टर अबेंडेंस क्या होता है। फैक्टर अबेंडेंस दो माध्यम से होता है, एक फिजिकल टर्म में और एक फैक्टर प्राइस में। मैंने जो रिसेंटली भी जो बताया वही कॉन्सेप्ट है। फिजिकल टर्म में कितना है, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ना एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करते, यहाँ पे भी कंपैरेटिव चेक करते हैं। ठीक है, सो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ लेबर का कंपेरिजन करेंगे कंट्री 1 एंड कंट्री 2 से। सो एक कंट्री में सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कैपिटल इज टू लेबर लगता है, एंड सेम प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में कितना कैपिटल इज टू लेबर लगता है। वो इसलिए तो बोला ना, सेम कमोडिटी, एक कमोडिटी एक कंट्री में अगर लेबर इंटेंसिव, वही कमोडिटी दूसरे कंट्री में भी लेबर इंटेंसिव रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी अलग होगी, मतलब उसकी जो उसको जो लेबर लग रहा है या उसके जो कैपिटल लग रहे हैं उनकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, इसी की वजह से तो डिफरेंस आता है। ठीक है, ठीक है, एंड फैक्टर प्राइस में भी डिफरेंस होगा आपको, बट ऑब्वियस है। फैक्टर प्राइजेस कैपिटल की प्राइजेस टू द लेबर की प्राइजेस कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्री के कैपिटल की प्राइजेस टू द लेबर प्राइजेस। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है, देखो। ये एबंडेंस समझा फिजिकल टर्म में, ये सेम आपको डायग्राम बना के भी आपको एग्जाम में लिख सकते हैं, या पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हो, एक बार पढ़ लेते हैं चलो। इट इज नॉट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, बट द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द टोटल अमाउंट ऑफ लेबर। बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो या इसको लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो कैसे निकालेंगे, प्राइस का। द प्राइस रेशियोज आर बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ फैक्टर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स। ये जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था वो चीज़ है। द डिमांड फॉर फैक्टर्स इज डिराइव डिमांड। हाँ, ये मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको। ये डिराइव डिमांड क्या होता है, दो प्रकार की डिमांड होती है, एक डायरेक्ट डिमांड होता है, एक इनडायरेक्ट डिमांड होता है। इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव डिमांड बोलते हैं, मतलब ये फैक्टर प्रोडक्शन जो होता है ना, मैं फास्ट फास्ट बोल दिया, दो प्रकार के डिमांड होते हैं, एक डायरेक्ट डिमांड, एक इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब सीधा आपने डिमांड कर ली, भाई मेरे को दे दे। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब कोई चीज़ चाहिए, उसको बनाने के लिए वो चीज़ चाहिए, जैसे मैंने मुझे घर की डिमांड करनी है तो सीधा घर नहीं परचेस कर सकता। जैसे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो मैंने अगर किसी बंदे से घर की डिमांड करी है तो वो लेबर लाएगा, रॉ मटेरियल लाएगा, तो लेबर एंड रॉ मटेरियल की डिमांड हो रही है, बट इनडायरेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है, उसको डिराइव। तो हर एक फैक्टर प्रोडक्शन का जो डिमांड होता है ना, वो डिराइव्ड डिमांड होता है, इनडायरेक्ट डिमांड होता है। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे मैंने बोला है कि इन अवर टू नेशंस मॉडल डिमांड, सॉरी, टू नेशंस का मॉडल है, डिमांड इज अज्यूम टू बी सेम इन द बोथ नेशन। डिमांड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, ऐसा हमने अज्यूम किया है, क्योंकि चेंज इन डिमांड करेगा तो किस्सा ही खत्म हो जाता है ना, तो थेरी कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये फैक्टर इंटेंसिटी है, कि चेक करना है आपको, चेक करना है कि आपका लेबर इंटेंसिव है कैपिटल इंटेंसिव है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल फॉर कमोडिटी वाई। देखो यहाँ पे वाई, इसको कैपिटल 2 लगता है और लेबर 2 लगता है, और यहाँ पे वाई एक्स कमोडिटी को लेबर एक कैपिटल 1 लगता है और लेबर 4 लगते हैं। तो हमने उसका कैपिटल टू द लेबर रेशियो ले लिया। सो 2/2 इज 1 एंड 1/4 इज 1/4। तो सबसे बड़ा क्या है, 1। तो कहने से 1 इज ग्रेटर देन 1/4, बरोबर कि नहीं। तो ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, बिकॉज उसका अपर ज्यादा है, 1/1 ऊपर हेड ज्यादा है, तो कैपिटल इंटेंसिव हो गया। एंड अगर मैं एक्स की बात करूं तो उसका लेबर इंटेंसिव हो गया। देखा जाए तो देखो 4 लग रहे हैं, एक की जगह एक कैपिटल में लग रहा है तो 4 लेबर में लग रहा है, तो लेबर इंटेंसिव है, बरोबर। अगर मैंने यहाँ पे अमाउंट भी अगर बदली कर दी, मान लो नीचे दी दिया मैंने यहाँ पे 3/3:12,
बराबर ना, 1:4 का रेशियो तो वही आएगा ना मल्टीप्लाई में, तो भी क्या आता है 1:1:1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी कैपिटल इंटेंसिव वाई प्रोडक्ट होगा, एंड नेक्स्ट जो है वो लेबर इंटेंसिव होगा। कंपेरेटिव देखते हैं, एब्सोल्यूट हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हियर कमोडिटी वाई इज अ कैपिटल इंटेंसिव एंड एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव। क्यों? बिकॉज कमोडिटी वाई के लिए क्या बना रेशियो 2/2 दैट इज 1, और यहाँ पे कमोडिटी एक्स के लिए 1/4। करेक्ट। अब पर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर समझता है ना, तो उस हिसाब से नॉमिनेटर में अगर ज्यादा हेड मतलब ज्यादा काउंट आ रहा है तो वो इंटेंसिव होगा, डिनोमिनेटर में ज्यादा तो वो इंटेंसिव होगा, ठीक है। ओके डन। कैपिटल और लेबर इंटेंसिटी इज नॉट मेजर इन एब्सोल्यूट टर्म, ये मैंने बताया आपको, एब्सोल्यूट में मेजर नहीं होता है, बट बाय द रेशियो, तो रेशियो निकालते हैं, दैट इज यूनिट्स ऑफ कैपिटल पर लेबर और यूनिट ऑफ लेबर पर कैपिटल। समझा? यूनिट ऑफ कैपिटल पर लेबर, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने लेबर और कितने कैपिटल चाहिए, इसका कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इन एग्जांपल्स ऑफ टू कमोडिटीज, टू फैक्टर्स एंड टू कंट्रीज, वी से कमोडिटी Y is capital intensive, commodity Y is capital intensive if capital labor ratio of Y is greater than KL ratio of X। बराबर, ये बन गया अपना कंक्लूजन। डन। ओके, एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ 1 unit of Y requires 2 unit of capital and 2 units of labor। प्रोडक्शन वाई 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, एंड द कैपिटल लेबर रेशियो है, तो ये एक्सप्लेन किया है हमने, बस बाकी कुछ नहीं। सिमिलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रिक्वायर्स 3 अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड 12 अमाउंट ऑफ लेबर, द कैपिटल लेबर इज रेशियो 1/4। द हियर वी सी, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि वाई इज अ कैपिटल इंटेंसिव, एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव, ठीक है। कंक्लूजन क्या, देखो ये मैंने जो आपको इसके पीछे जो एक्सप्लेन किया ना, ये सारी चीजें, ये जो एक्सप्लेन किया ना, इसी का कंक्लूजन बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा आपके एग्जाम का, जो आंसर आप लिखोगे वो। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है मालिक, ईच कंट्री डिफर्स इन द फैक्टर एंडोनमेंट्स। बराबर, एंडोनमेंट में फर्क होगा। सम हैव अबंडेंट लेबर, some possess in a plenty of land and other have a use of amount of capital and so on। तो उसकी जो मात्रा है वो डिफरेंट होगी। सेकंड, each country specializes in the production of that commodity which requires more of its abundant factor। तो वही कमोडिटी, वही कंट्री वही कमोडिटी बनाएगी जो अबंडेंट फैक्टर को यूज करना चाहती है, जो फैक्टर अबंडेंट है उसी को लेके अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है तो ही वो बनाना चाहिए, अदरवाइज नहीं बनाए, उसी में वो स्पेशलाइज करेगी। अबंडेंस ऑफ फैक्टर मेक्स इट चीपर इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अगर जो देखो सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर लेबर बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली बात है कि ना लेबर सस्ता ही होगा। लेबर कहाँ महंगे होते हैं, जहां उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, ठीक है। ओके, एंड देन लो फैक्टर प्राइसेस रिजल्ट इन अ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्न लो कमोडिटी प्राइस। बट ऑब्वियस, अगर आपका फैक्टर कम पैसा ले रहा है, फैक्टर प्रोडक्शन में खर्चा कम जा रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो वो चीज बनाने के लिए आपकी कंट्री में खर्चा कम आएगा। तो रिगार्डिंग थ्योरी के हिसाब से जो कमोडिटी बनाने के लिए आपको खर्चा कम आ रहा है वो चीज प्रोड्यूस करो, जो कमोडिटी बनाने के लिए आपको खर्चा ज्यादा लग रहा है उसको एक्सपोर्ट करो। टन टन टन, समझ गया? दिस इज द एचओ थ्योरी का कंक्लूजन। आई होप यू गॉट दिस। ओके, फिर भाई लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस है, हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं सोचने का, मजाक कर रहा हूँ, बट दो साइड होते हैं तो इसके भी लिमिटेशन है। सबसे पहला क्या है, मेरे को सबसे फर्स्ट पॉइंट इतना फनी लगता नहीं, आप पूछोगे, बहुत तगड़ी लिमिटेशन है, दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। क्या है? अनरियलिस्टिक अजम्पशन। आपको भी पता है अजम्पशन से क्या होता है, ठीक है, बट मानते हैं स्टैटिक इन नेचर। बराबर, स्टैटिक इन नेचर, स्टैटिक इन नेचर मतलब वही कांस्टेंट स्केल नहीं हो सकता। डिमांड्स को इंक्लूड किया गया है, ऐसा हो सकता है क्या? डिमांड तो भाई लेना पड़ेगा ना हमें कंसिडरेशन के अंदर, तब जाके कुछ चीजें होंगी। फिर लियोन्टिफ पैराडॉक्स, मतलब जो नॉर्मल थ्योरी बोलता है उसके अपोजिट ये काम करता है, राइट। फिर कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, नेचुरल फैक्टर्स हो गया, वो हम लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं। एंड लास्ट, कमोडिटी की प्राइस को ही पूछा नहीं जाता, कमोडिटी प्राइस को, सिर्फ फैक्टर प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, फैक्टर प्रोडक्शन चीप है तो प्रोडक्शन बनाओ, बस इसमें ये नहीं देख रहे कि मार्केट में डिमांड कितना, मार्केट में उसकी प्राइस देने के लिए पब्लिक कितना रेडी है, वो नहीं देखते। तो ये सारे क्या हो गए इसके
assumptions. Okay, with this we have completed मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 2 HO थ्योरी. फिर अपन चालू करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड. अच्छा, आपकी बुक में ना ये दिया हुआ है डिफरेंस बहुत 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 ये मनन प्रकाशन का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई. पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, फटाफट पढ़ लेते. रिगार्डियन थ्योरी पर सबसे पहले क्या है, 2:2:1 मॉडल, और यहाँ पे 2:2:2 मॉडल. 2:1 मतलब 2 कंट्री 2 कमोडिटी 1 फैक्टर दैट इज लेबर. यहाँ पे 2 कंट्री 2 कमोडिटी 2 फैक्टर्स दिन दिन दिन. ठीक है. सेकंड, लेबर इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर कंपैरेटिव एडवांटेज. खाली लेबर, यहाँ पर फैक्टर अबेंडेंस इज अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर. लेबर पे डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ पे फैक्टर अबेंडेंस पे डिसीजन लिए जाते हैं. यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेबर के टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे मनी के टर्म मतलब कितना पैसा जा रहा है आपको, बराबर. एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, यहाँ पे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस थ्योरी मनी. ठीक है. फिर इंटरनेशनल ट्रेड रिक्वायर्स अ सेपरेट थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन. इससे हम लोग फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, बट इंटरनेशनल ट्रेड इज स्पेशल केस और एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो ये आप कर सकते हो यहाँ पर. इंटरनेशनल ट्रेड इज अ स्पेशल केस और एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बराबर. फिर निग्लेक्ट स्पेस एलिमेंट, इट इज वन मार्केट थ्योरी. ऑफ कोर्स वन मार्केट थ्योरी में बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है. स्पेस एस्पेक्ट इज कंसिडर, इट इज अ मल्टी मार्केट थ्योरी बिकॉज हमें 2 प्रोडक्ट 2 मार्केट 2 कमोडिटीज लिया जाता है. डिफरेंस इन लेबर एफिशिएंसी टेकन इनटू अकाउंट. डिफरेंस इन लेबर एफिशिएंसी देखा जाता है कि एक प्रोडक्ट बनाने के कितने लेबर लगते हैं. वाइन एंड क्लोथ वाला एग्जांपल. यहाँ पे डिफरेंस फैक्टर सप्लाई देखा जाता है. डिफरेंस फैक्टर सप्लाई देखा जाता है. ठीक है. फिर adopted as a normative approach concerning on a welfare aspect. normative approach हमने लिया हुआ है welfare aspect में, वहाँ पे भी देखी नहीं जाती चीजें. यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच लिखा जाता है, पॉजिटिव अप्रोच बताया जाता है. एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ ट्रेड. एंड लास्ट, डिफरेंस इन फैक्टर सप्लाई इज नॉट कंसिडर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन फैक्टर एफिशिएंसी. खाली हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई एक लेबर कितना प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना लेबर चाहिए, राइट. वो वहां पर बस सिर्फ वो एफिशिएंसी चेक किया था. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर डिफरेंस इन फैक्टर सप्लाई इज मेन कोस ऑफ डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू डिफरेंट इन कमोडिटी प्राइसेस. इनको पता है कि फैक्टर्स अगर महंगे हैं ना तो कमोडिटी प्राइस भी क्या होगा, महंगा होगा. अल्टीमेटली पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, पब्लिक को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें हैं डिफरेंस इन कमोडिटी प्राइस. तो ये डिफरेंस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. एचओ थ्योरी, रिगार्डियन थ्योरी एंड एचओ थ्योरी का डिफरेंस क्या है. बात समझा, बोलो यस और नो. विद दिस वी कंप्लीटेड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अभी आगे बढ़ेंगे अपन टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर. विद दिस थैंक यू सो मच. मिलता है अगले सेशन में. जय हिंद दोस्तों.